जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी टुडे। स्टैटिक जीके में स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी को। आज की इस श्रृंखला में हम पहली बार आप सभी के साथ रूबरू हो रहे हैं सेट नंबर 1। और सेट नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस जो हमारा जीके जीएस में लेकर आए हैं वह क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं। और वही क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीएसआई, बिहार कांस्टेबल, बिहार पुलिस एग्जाम्स में आएगा। और उसी को संदर्भ में रखते हुए हम लोग यह सेट बनाए हैं। सवाल क्या है? सवाल जीवों की मूलभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई अर्थात यूनिट क्या होता है। हमने दिखाया ऑप्शन कोशिका, ए में कोशिका, बी में ऊतक, सी में अंग और डी में अंगतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। जीवों की मूलभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को किस नाम से जानते हैं? सेल के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भी कहते हैं। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर हम रैपिड फायर करते हुए पहुंचते हैं। आज सवाल कहा कि सर सेल, अरे बैटरी के सेल नहीं, ये शरीर के सेल की बात किया जा रहा है कि सेल यानी कि कोशिका। और कोशिका के जो हमनी के अध्ययन करते हैं, हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन के का कहल जाला? साइंस के क्षेत्र में साइटोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैपिड फायर करते हुए थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका विज्ञान के जनक अर्थात पापा किसके? कोशिकीय विज्ञान के पापा अर्थात जनक कौन है? ऑप्शन आप सभी को ए बी सी डी में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को सेल ऑफ साइंस अर्थात कोशिका विज्ञान के फादर कहा जाता है। थर्ड नंबर के बाद हम पहुंचते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताना है कि सभी जीव बने होते हैं। सही बात है, जब बने होते हैं तो किसका बने होते हैं ये बताना है आप सभी को। कोशिका के, ऊतक के, अंग के या अंग तंत्र के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका के अर्थात 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अर्थात सभी जीव जो बने होते हैं, कोई भी जीव है वो बिना कोशिका के उसका निर्माण नहीं हो सकता। बिना कोशिका के उसका निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए हम आपसे कह सकते हैं कि सभी जीव जो बने होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं। फिर सवाल वहीं घुमाकर पूछ दिया गया कि कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया था? आप सभी को अवगत होनी चाहिए। 1960 के दौर में, आई होप 1965 के दौर में सेल की अध्ययन जो किया गया था वह जो है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए 1965 हम कह रहे थे, इसका राइट आंसर सही होगा 1665। 1965 ना होकर 1665 इसका राइट आंसर होगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की जो खोज किए थे वह 1665 ईस्वी में किए हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले
देखा था। जल में, दांत में, मिट्टी में, कार्क में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, अर्थात कार्क में देखा था। किस में देखा था? कार्क में देखा था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जो है कि 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका एक लैटिन शब्द से बना जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, बड़ा कमरा, मधुमक्खी का छत्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा कमरा। क्या हो जाएगा? छोटा कमरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम 9 नंबर क्वेश्चन पर कहते हैं माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। रैपिड फायर करते हुए हमें सीधे आंसर दिखता है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर एक जीवित कोशिका की खोज। हमने वहाँ कोशिका की खोज पढ़ा था, लेकिन यहाँ आ गया कि सर लिविंग, और लिविंग का मतलब होता है जिंदा। तो जिंदा कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक न करके लीवेनहॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवेनहॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन विगत वर्षों के सवाल में एग्जाम्स में एक क्वेश्चन टपका गया है। 11 कहता है कि सर सेल थ्योरी किसने दिया? क्या सर जो है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? शिल्डर और स्वान, वाटसन क्रिक, इनमें से कोई नहीं, बेंथम और हुक। इसका राइट आंसर बनता है कि शिल्डर और स्वान ने दिया। शिल्डर और स्वान ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका में जीव द्रव की खोज किसमें? कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने किया? डुजार्डिन, स्वान, पुस्किंजे या बेंडा। राइट आंसर 12 का बन जाएगा कि इस सेल में जीव द्रव की जो बात किया जाता है, और जीव द्रव का कार्य क्या होता है? शरीर के हर स्थान पर क्या खुराक पहुंचाना, यानी कि परिवहन का कार्य करता है कौन? जीव द्रव। तो इसकी खोज डुजार्डिन के द्वारा किया गया था। चलिए आते हैं अब हम 30 नंबर क्वेश्चन पर। फायर करते हुए नस्ते नाबूद क्वेश्चन कर देने वाला है, जो आपके एग्जाम्स में एक महत्वपूर्ण हेल्पफुल यह क्वेश्चन हो जाएगा। सवाल है किसने कहा, क्या कहा भाई? कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ऐसी बात को किसने कह दिया? बेंडा, रुडोल्फ बीचो, अल्टमान या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ रुडोल्फ बीचो। क्या हो जाएगा? रुडोल्फ बीचो इसका राइट आंसर हो जाएगा डंके की चोट पर। आगे बढ़ते हुए हम क्रम में चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। अमोनिस सेलुलाई सेलुलोला किसने कहा? अर्थात अमोनिस सेलुलाई सेलुला किसके द्वारा बोला गया है? राइट आंसर वही होगा जो विगत क्वेश्चन थे, अर्थात पिछला क्वेश्चन का आंसर था रुडोल्फ बीचो। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम पहुंचते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जंतु कोशिका की बाह्य आवरण, माने जंतु कोशिका की बाहरी आवरण जो बना होता है किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली का, कोशिका भित्ति का,
कोशिका द्रव का या कोशिका झिल्ली का? तो देखिए कोशिका झिल्ली ए में दिया है कोशिका और डी में केंद्रक झिल्ली दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं, अब ये क्वेश्चन साइंस के ना होके अब ये क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, RY होता है हिस्ट्री। सबसे पुराना वेदों में कौन है? तो आप सब जानबे करते होंगे कि सर ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद माना जाता है। चलिए माना जाता है ही नहीं, होता भी है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रयी किसका नाम है? त्रयी किसका नाम है? 3 वेदों का, धर्म, संघ और युद्ध का, या हिंदू धर्म के तीनों देवताओं का, या तीनों मौसमों का? तो राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों वेदों का है, तीनों वेदों का नाम है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से 4 वेदों में से क्या? निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? माने किस वेद में जादू टोना जो मायावी रूप धारण करने की चर्चा दिया गया वह किया गया है? तो ऑप्शन कहता है कि सर अथर्ववेद में इसकी जो है कि चर्चा किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे रैपिड फायर करते हुए। ठीक है, चलिए सवाल कहता है ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? ए में कहता है 1028, बी में कहता है 1017, सी में कहता है 1128 और डी में कहता है 1020। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा ए हो जाएगा, अर्थात कि आप कह सकते हैं 1028। 1028 क्या हो? ऋग्वेद में ऋचाएं, ऋग्वेद में क्या है जाए तो ऋचाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए ध्यान देते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम माने क्या होता है? इस सोम देवता की बात कहता है, अर्थात आप समझ सकते हैं कि यह सोम रस कौन पीते थे? आप सभी को कमेंट करके बताना है। 7वां मंडल में इसकी चर्चा है, 8वां मंडल में चर्चा है, 9वां मंडल में है या 10वां मंडल में है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी, अर्थात 9वें मंडल में इसकी चर्चा सोम को समर्पित है, अर्थात इंद्र भगवान को समर्पित है, इंद्र भगवान को समर्पित है। यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलता है किस वेद से चलता है? आप सभी को बताना है। ऑप्शन कुछ इस तरह दिया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या किया गया है? तो यज्ञ की चर्चा किया गया है कि यज्ञ किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेदिक पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेदी पर आधारित
है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अर्थात सामवेद। सामवेद जो है कि कहता है कि संकलन ऋग्वेद से जो है कि आधारित है। चलिए अब हम पहुंचते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के किस स्थान से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तक्षशिला से, अंतरजी खेड़ा से, कौशाम्बी से, हस्तिनापुर से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अर्थात अंतरजी खेड़ा से। क्या हो जाएगा? अंतरजी खेड़ा से खुदाई के दौरान लौह धातु माने लोहा के धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ट्वेंटी 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि उपनिषद जो है कि पुस्तक है धर्म पर, योग पर, दर्शन पर, विधि पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधि पर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रैपिड फायर करते हुए पढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा किस में मिली है? उपनिषद से मिलती है। किससे मिलती है? डी, उपनिषद से मिलती है। 26 नंबर क्वेश्चन। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात कठोपनिषद से। कठोपनिषद से जो है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में जो है कि वहाँ प्राप्त होता है। अब हम पहुँचते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? काशी के, केकय के, पंचाल के या विदेह के? राइट आंसर हो जाएगा केकय, अर्थात बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम पहुंचते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी का माने सर्वाधिक बार, सबसे ज़्यादा बार चर्चा किसकी? किस नदी की चर्चा किया गया है? ठीक है, सिंधु नदी, सुतृदु नदी, गंगा नदी या सरस्वती नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिंधु नदी की सबसे ज़्यादा वैदिक साहित्य में जो है कि चर्चा किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ किया जाता है? माने वैदिक काल में अस्किनी को किस नाम से जाना जाता था, अब किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को बताना है। ब्यास, रावी, चेनाब या झेलम। राइट आंसर सी, अर्थात चेनाब नदी को अस्किनी नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रैपिड फायर करते हुए 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, प्रतीक है? अस्किनी, रूपसणी, कुंभ्रा, कुंभू, विस्पासा या सत्रिति? इसका राइट आंसर सी, अर्थात कुंभा और क्रमु इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ्रा और क्रमु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 31 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। सवाल कहता है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए था?
अफगानिस्तान, तुर्की, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर या पंजाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अर्थात ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान की जो है कि राजधानी कहाँ है? काबुल है। कहाँ है? काबुल है। और काबुल किस नदी के तट पर बसा है? तो काबुल जो है कि काबुल नदी पर ही तट पर बसा है। ठीक है, अब हम आगे पहुँचते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी ब्राह्मणवाहिनी थी? निम्नलिखित से कौन ऐसी वह ब्राह्मणवाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना किया? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सवित्री? या सवित्री। राइट आंसर ए हो जाएगा लोपामुद्रा। लोपामुद्रा वह ब्रह्मवाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना किया था। अब हम पहुंच चुके हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि आप सभी को बताना है, ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में लिया जाता है? शास्त्र के अर्थ में, कृषि औजार के रूप में, या लिपि या सिक्का? या सिक्का। तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्का के रूप में। निष्क शब्द का प्रयोग अब जो आभूषण के रूप में होता था, अब किस रूप में जाना जाता है? सिक्का के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आ चुका है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? माने जो निष्क था, कान में पहना जाता था, गला में पहना जाता था, बाहों में पहना जाता था या कलाई में पहना जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अर्थात गला में पहना जाता था। ठीक है, निष्क का संबंध आभूषण था। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत में निष्का का से जाना जाता था। स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण अर्थात ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैपिड फायर करते हुए आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ 36 नंबर क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कि आर्य जो है कि ईरान से भारत आए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोगज कोई किससे सूचना मिलती है कि ईरान से जो है कि आर्य भारत आए हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन और मात्र 10 क्वेश्चन बच चुके हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह क्या है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण? इसका राइट आंसर सी, शतपथ ब्राह्मण में होता था। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का घोर समझा जाता था? अंग, मगध, कौशल विदेह, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग या मगध। अंग और मगध जो है कि किस क्षेत्रों में थे? तो आप समझ सकते हैं कि मगध बिहार के क्षेत्रों में था और अंग उधरीय क्षेत्र में बिहार के क्षेत्र में से जाना जाता था। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? गोत्र का सबसे पहले प्रयोग किस वेद में हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में, क्योंकि सबसे पहला वेद कौन था? ऋग्वेद, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति में, मूर्ति पूजा और यज्ञ में, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ में, या प्राकृतिक पूजा और भक्ति में? तो राइट आंसर सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ में उन लोगों का ध्यान हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अटैक करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद काल में जनता में मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी?
मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि और कर्मकांड। बलि और कर्मकांड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बलि और कर्मकांड। बलि और कर्मकांड मतलब राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं रैपिड फायर करते हुए 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। यह सवाल कई बार पूछे गए हैं। 10 राजाओं का युद्ध परुशणी नदी के तट पर लड़ा गया था, अर्थात राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबंध किया जाता है? यानी किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा को संबंध रखता है या संबोधित किया जाता है या किया गया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्थात सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सर उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंध नहीं है। यानी कि जो है उसको तो है, जो नहीं है कीकट हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कीकट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पंचाजन से संबंध नहीं रखता है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उस काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कौन था? उस काल में, प्राचीन काल में, यानी कि एंशिएंट काल में आर्यों का आजीविका का साधन क्या था? ठीक है, तो कृषि, शिकार, शिल्प, कर्म या व्यापार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अर्थात शिकार करके वो अपना भोजन यापन या जीविकोपार्जन चलाते थे या करते थे। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि भाषा या कृषि उत्पादन क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है? इसका मतलब क्या होता है? जौ से, चना से, चावल से, गेहूं से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए, अर्थात जौ से इसका नाम प्रयोग किया जाता है। किसको? यव को। अब यह क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। कहता है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अर्थात वंश परंपरागत राजतंत्र हुआ करता था। तो आज के सेशन को हम एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद। क्या करते हैं? जय हिंद के साथ क्लास को ऑफ करते हैं।